हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करने तो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन मुथूट फाइनेंस ने तो कमाल कर दिया। मुथूट फाइनेंस आप सभी लोगों को पता ही है, गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनी है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी तो 90,000 को भी वापस यहाँ पे क्रॉस कर ही लिया है। आप सभी लोगों को पता है, जितना गोल्ड महंगा होता चला जाएगा उतना ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस के लिए अच्छी खबर रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में सोना है, ठीक है, अगर वो पहले 50,000 का था, मतलब आप कह सकते हो कि समवेयर अराउंड आपको 40,000 के आसपास लोन मिल सकता है। पूरा तो लोन नहीं मिलेगा। अगर आप 50,000 का सोना गिरवी रखते हो तो 75% तक का हम लोग को एलटीवी जो रेशो रहता है उस हिसाब से लोन मिल जाता है। ठीक है, अगर वही सोना अगर 1 लाख का हो गया तो ऑब्वियसली उस हिसाब से आपका जो लोन का अमाउंट है वो 75,000 तक आपको मिल सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली लोग नॉर्मल लोन लेने के चलते यहाँ पे क्या करते हैं, यूजुअली गोल्ड को गिरवी रख के लोन ले लेते हैं। मतलब क्या है कि गोल्ड जितना बढ़ता चला जाएगा उतना मुथूट फाइनेंस एंड लोन से, गोल्ड लोन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां रहती है, उनके लिए अच्छी चीज़ें रहती है। तो आप सभी लोगों को, जैसे मैंने एक वीडियो में भी बताया था, कि जितना गोल्ड का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा उतना गोल्ड लोन में भी आप लोगों को सर्जेस देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और यही चीज़ आज के दिन होते हुए देखने को मिली कि मुथूट फाइनेंस ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करके बोल दिया है, जिस चीज़ के चलते स्टॉक भी ज़बरदस्त भागा। क्यों भागा? क्योंकि हम कह सकते हैं गोल्ड लोन का जो उनका एयूएम है, एयूएम बोले तो असेट अंडर मैनेजमेंट, वो 1 ट्रिलियन को टच कर लिया। ठीक है, डेफिनेटली हम कह सकते हैं काफ़ी कमाल की ये खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जितना सोना और ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा उतना हम कह सकते हैं कि गोल्ड लोन वाली कंपनियां और अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकती है। हालांकि आप सभी लोगों को पता ही है कि गोल्ड लोन्स को लेकर आरबीआई भी काफ़ी सतर्क है, क्योंकि काफ़ी सारी कुछ कंपनियां ऐसी भी है कि वो रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ रही है। ठीक है, इसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी वार्निंग देके यहाँ पे रखी हुई थी। तो मुथूट फाइनेंस अभी देखा गया तो गोल्ड लोन में लिस्टेड स्पेस में नंबर 1 कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, जो कि हम कह सकते हैं जिसका यूएम 1 लाख करोड़ के पार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पतंजलि, यस, पतंजलि कंपनी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, पतंजलि का अगला जो टारगेट है दोस्तों वो है कॉन्ग्लोमेरेट बनने का। ठीक है, अभी एक कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है भाई, कि अगर आप मान लो एक कंपनी आपकी आपकी खुद की कंपनी, अगर आप एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो क्या आप कॉन्ग्लोमेरेट बन गए? नहीं, आप तो एफएमसीजी में आ गए। बट अगर आप विचार कर रहे हो कि अभी मैं फार्मा इंडस्ट्री में भी घुसूंगा, देन आप सोच रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऑटो सेक्टर में भी घुसूंगा, मैं रियल इस्टेट में भी घुसूंगा, मैं बैंक में भी चला जाऊंगा, ठीक है, मैं केमिकल में भी चला, मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि आप अलग अलग बिजनेस में एंटर कर लेते हो, तो ऐसे बिजनेसेस को कॉन्ग्लोमेरेट बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे बता दूं, तो आप देख सकते हैं ये एक इंडस्ट्री है, कौन सी? कॉन्ग्लोमेरेट इंडस्ट्री है। ठीक है, जिसके फाउंडर कौन है? धीरूभाई अंबानी। यस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कौन से कंपनी के बारे में, तो यस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे बात हो रही है रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। यस, रिलायंस ये कॉन्ग्लोमेरेट है, इतने सारे बिजनेसेस तो देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, अगर आप आगे भी यहाँ पे चेक कर लेते हो तो एक और इंडस्ट्री आप देख सकते हो जो कि कॉन्ग्लोमेरेट की इसमें आ जाती है। कौन सी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा इसको मैं नीचे कर लो, तो ये देखो आईटीसी कंपनी की बात हो रही है। यस, आईटीसी भी हम लोग को कॉन्ग्लोमेरेट के सेगमेंट में आते हुए देखने को मिल जाती है। थोड़ा और आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आप थोड़ा और आगे यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन सी कंपनी है, तो आप देख सकते हो टाटा ग्रुप। यस, टाटा ग्रुप की भी अगर हम बात करेंगे, इंडस्ट्री चेक कर लेना, तो ये भी कॉन्ग्लोमेरेट में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि पतंजलि भी अब क्या कर रहा है, प्लान नए एंट्री लेने का विचार मतलब नया एंट्री यहाँ पे ले रहा है। किसमें? तो दोस्तों इंश्योरेंस सेगमेंट में। यस, इंश्योरेंस सेगमेंट में तो काफ़ी इंश्योरेंस है, लाइफ, हेल्थ, तो कौन से इंश्योरेंस में? तो जनरल इंश्योरेंस। यस, जनरल इंश्योरेंस अगर हमारे देश में अगर हम बात करें, काफ़ी कुछ ज़्यादा स्कोप है इस सेगमेंट में ग्रो करने के हिसाब से, तो वहाँ पर पतंजलि एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। तो दो चीज़ें होती है, जैसे मैंने अभी हमेशा आप लोगों को सिखाया है बिजनेस लेवल पे हिसाब से, कि आप चाहो तो अपना पैसा डालकर इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई तो पहले से ही एक बड़ी कंपनी होगी उनको खरीद लेना। तो पतंजलि ने सेकंड ऑप्शन को ही यहाँ पे चुना है, जहाँ पे आप देख सकते हो पतंजलि बाय मेजॉरिटी स्टेक। किसमें? मगमा जनरल इंश्योरेंस। आप सभी लोगों ने सुना होगा इस कंपनी का नाम। यस, अभी ये मगमा जनरल इंश्योरेंस पतंजलि की कंपनी बन चुकी है। 4,500 करोड़ में हम लोग को डील होते हुए देखने को मिल चुकी है। डेफिनेटली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पतंजलि धीमे धीमे करके कॉन्ग्लोमेरेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आपको बाकी अदर सेगमेंट में भी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। दैन अगर हम लोग बात करेंगे जेंसॉल इंजीनियरिंग, यस, जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करें, बहुत सारी खबरें आ गई, स्प्लिट से रिलेटेड अनाउंसमेंट आ गया, 600 करोड़ का फंड रेजिंग करेंगे, विदेश से भी फंड रेजिंग करेंगे, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिबेंचर, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। बट कंपनी के शेयर प्राइस में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी का जो शेयर प्राइस है
लाइफ टाइम लो पे जा चुका है, ठीक है, 52 वीक लो नहीं, लाइफ टाइम लो। सो लिस्टिंग जब से हुई है तब से लेके अभी तक कंपनी लगभग ऑलमोस्ट अभी 50% के आसपास लुढ़कते हुए देखने को मिल चुका है इतने कम समय में, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मार्केट कभी भी जो गड़बड़ी जैसी चीज़ें होती है उसको यूजुअली माफ़ नहीं करता है, ठीक है। दो रेटिंग एजेंसीज ने इनको डी रेटिंग देके रखी है कि डिफ़ॉल्ट करेंगे भाई ये आने वाले समय में, जिन्होंने भी लोन देके रखा हुआ है, ठीक है। आप समझ ही लेना कि आपका एनपीए होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रेटिंग एजेंसी कह रही है उनके रेटिंग के हिसाब से। और सिर्फ डी नहीं दिया है, एक रेटिंग एजेंसी ने तो सीधा आरोपी लगा दिया, भाई इन्होंने तो गलत डॉक्यूमेंटेशन हमें लोगों को दे दिए कि हम उनकी रेटिंग अच्छी हो करके। सो उसके बाद बहुत कुछ होया, प्रमोटर का भी बयान आया, बट उससे भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लगातार बड़े प्लेयर्स अपना माल बेचते जा रहे हैं, लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लग रहा है। एंड अभी आप देख सकते हो कि जहाँ से कंपनी शुरू हुआ था वहाँ से आप देख सकते हैं एकदम ऑल टाइम लो पे कंपनी का शेयर प्राइस चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, इससे सीखने को भी क्या मिलता है, ये सारी चीज़ मैं क्यों कवर करता हूँ कि इसी को लेकर तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा नहीं कि पैसा डालकर छोड़ दिया, ठीक है। आपको लगातार अलर्ट रहना होता है अगर आप मार्केट में खुद से निवेश करते हो तो, ठीक है। यहीं पे ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों जो कि एक ज़माने में निफ्टी 50 की कंपनियां थी, आज खत्म हो गई है भाई, ठीक है। डी लिस्ट भी यहाँ पे हो गई, खत्म सीधा, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है कि मार्केट में अगर आप ये अप्रोच रखोगे कि लॉन्ग टर्म मतलब मैंने आज पैसा लगाया उसके बाद तो 2040 में ही सीधा देखूंगा पोर्टफोलियो को, तो ये अप्रोच नहीं होता है लॉन्ग टर्म का। आपको लगातार उसको मॉनिटर करना होता है, बार बार उसको चेक करना होता है, ठीक है। सो ये पॉइंट आपने ज़रूर इसको स्टडी करना चाहिए। एंड इसी पॉइंट को आप सभी लोगों को पता है, मैंने स्टॉक मार्केट क्लासेस जो हमारा दूसरा चैनल है इसके ऊपर ये देखो, इसी सैटरडे के दिन 2 दिन पहले डिटेल में वीडियो कवर किया था, यही टॉपिक था, ठीक है। तो अभी लोगों को वो समझ में आ रहा है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है इस वीडियो का। चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंडसइंड बैंक तो फोकस में रहता ही है। सो इंडसइंड बैंक आज के दिन थोड़ा अच्छा कर सकता था, इसका अनुमान था ही, बिकॉज आरबीआई ने स्टेटमेंट दे दिया भाई कि बैंक की स्थिति ठीक है करके, ठीक है। कोई चिंता की बात यहाँ पे है नहीं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये शेयर होल्डर के लिए नहीं होता है भाई, ये डिपॉजिटर के लिए बात बोली जाती है कि भाई आपका पैसा यहाँ पे सेफ है करके। तो आरबीआई के स्टेटमेंट के चलते आज के दिन थोड़ा पॉजिटिव मूव देखने को मिला, अच्छा गैप अप ओपनिंग भी देखने को यहाँ पे मिल गया। देन अभी सेबी की एंट्री होते हुए देखने को मिल चुकी है दोस्तों। सेबी ने क्वेश्चन पूछा है इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट को कि उन्होंने इसके रिलेटेड अर्ली डिस्क्लोजर्स यहाँ पे क्यों नहीं किए, ठीक है। अभी इस सवाल का जवाब अभी इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक बार अगर आप रडार पे आ गए ना किसी एजेंसीज के ऊपर, ठीक है, तो फिर वो अभी हर कोई यहाँ पे हम लोग को धीमे धीमे करके एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे मैंने कहा है कि इंडसइंड बैंक के लिए सबसे बड़ा महा एपिसोड कौन सा रहने वाला है, यस, एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट। वो क्या बताता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर ने ही यहाँ पे लगभग 2000 करोड़ के आसपास का हम कह सकते हैं कि गैप यहाँ पे पकड़ा है। आप उसको फ्रॉड बोले या फिर गलती बोले, वो तो ऑडिटर ही डिसाइड यहाँ पे करेंगे, बट 2000 करोड़ का गैप जो यहाँ पे आ चुका है, अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज आप चाहो तो कह सकते हो, वो तो आने वाले क्वार्टर में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, बट ये तो इंटरनल ऑडिटर ने पकड़ा है। एक्सटर्नल ऑडिटर और भी ज़्यादा सख्त होते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से वो सारी चीज़ों को चीर फाड़ करके देखेंगे। एंड ऊपर से आरबीआई की निगरानी है, ठीक है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कोई पिछले साल की बात नहीं, पिछले 5 से 6 साल में ये चलने वाली बात है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट क्या आती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, उस रिपोर्ट में अगर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, जितना अमाउंट बताया था, अगर उनका भी अमाउंट उतना ही मैच होता है कि भाई इंटरनल ऑडिटर ने जो बोला था कि 2000 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली उतना ही है, तो फिर शायद से ज़्यादा दिक्कत ना हो। बट अगर उन्होंने कोई नया अमाउंट निकाल कर लाया और फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाकी चीज़ों की भी जांच हो जाए, तो फिर दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो ये तो प्योर मतलब बोलते हैं ना इफ बट वाला गेम हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अभी एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कब पेश करेंगे ये किसी को पता नहीं है, बट अनुमान लगाया जा चुका है कि 31 मार्च के आसपास हम लोग को ये रिपोर्ट आती हुई देखने को मिल सकती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो यूबीएस की रिपोर्ट देखने को मिल गई। यूबीएस ने इससे रिलेटेड बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री दी है कि बहुत अच्छा अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया तो बीएससी से रिलेटेड काफ़ी सारे इनके मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स देखने को मिल जाते हैं, इस चीज़ में वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एंड उनको ऐसा लगता है कि करंट वैल्यूएशन और भी चीप है, और भी अच्छा कर सकता है करके, तो ये यूबीएस ने अपने रिपोर्ट में सारी बातें बताई है। देन ओला से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई, 7% के आसपास क्रैश यहाँ पे हो गया, अभी तो 50 के भी नीचे जा चुका है। एंड इसके पीछे का रीज़न कल के मैंने आखिरी वीडियो में भी कवर किया था कि इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल हो चुकी है इनके सब्सिडरी के अगेंस्ट, जो कि एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है, उन्होंने फाइल की है। ये कभी भी अच्छा साइन नहीं होता है, याद रखना दोस्तों। ये जो शब्द है इंसॉल्वेंसी, ठीक है, कोर्ट में जाना और बोलना कि भाई इंसॉल्वेंट मतलब क्या, कि भाई ये जो कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के लायबिलिटीज असेट से ज़्यादा हो चुकी है, मतलब देनदारी 100 रुपये की है,
ठीक है, और कंपनी के खुद के पास 80 रुपया है, मतलब आज पूरे कंपनी को भी बेच दोगे तो भी हमारे 100 रुपया नहीं लौटा पाएगा। तो इससे अच्छा एक काम करो, इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। इंसॉल्वेंसी मतलब ये रहता है, इंसॉल्वेंट, ठीक है। सो ये पिटीशन फाइल हुई है किसके ऊपर? ओला की एक सब्सिडरी है उसके ऊपर, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे होती नहीं है। इसीलिए तो आप देख सकते हो स्टॉक का रिएक्शन कितना ब्रूटल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी अभी आगे कोर्ट में क्या होता है करके, क्योंकि एक्सेप्ट करना होता है, अगर केस अगर एक बार रजिस्टर हो गया तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। देन अदानी ग्रुप के लिए दोस्तों आज का दिन काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे रहा है। क्यों? क्योंकि अदानी ग्रुप के ऊपर हम लोग को मल्टीपल केसेस चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें से एक केस था 2012 वाला, जो कि हम कह सकते हैं SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो रहता है, उन्होंने अदानी एंटरप्राइज के खिलाफ यहाँ पे चार्जशीट फाइल यहाँ पे की थी, ठीक है। उनके प्रमोटर, ठीक है, उसी के साथ साथ अदानी भी थे, उनके भाई भी थे, और भी 10-12 लोग थे, उनके ऊपर केस यहाँ पे फाइल, मतलब आरोप यहाँ पे लगाया था। आरोप क्या था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी एंड चीटिंग से रिलेटेड आरोप था, ठीक है। तो ये केस चल रही थी। एंड आज के दिन बात करें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गौतम अदानी एंड उनके भाई को क्लियर कर दिया, क्लीन चिट दे दी है 388 करोड़ का मार्केट वायलेशन का जो केस था उसको लेकर। सो इसीलिए आज आप देख सकते हो अदानी ग्रुप के शेयर्स में हम लोग को एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो ये जो केस है, ये कोई यूएस के केस के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 2012 के केस, बहुत सारे केसेस रहते हैं दोस्तों कंपनी के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये 2012 का केस देखने को मिला था, इससे रिलेटेड ये अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।